2011 में AIR-1 स्टूडेंट के जो मार्क्स थे दैट इज 91.67% एंड सिमिलर वे 2018 में टॉपर के मार्क्स थे। आईआईटीज के हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कोरिलेशंस वाले आते हैं। ये भी हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे पैटर्न्स में ऐसी क्या खूबी रही थी इस बार जिससे कि बच्चे बहुत इजीली इस बार स्कोर कर पाए 2024 के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ मल्टी कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट। कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है अगर स्ट्रेटेजिकली तैयारी के साथ में एग्जाम में जाते हैं तो हमें फायदा मिलने वाला है, वो आगे अपन इस पे कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। नमस्कार बच्चों, आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंद्रजीत सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम जेईई एडवांस 2025 के पैटर्न को डिकोड करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं 2010 में आईआईटी मद्रास ने जेईई एडवांस का पेपर कंडक्ट करवाया था एंड 2011 में आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस का एग्जाम कंडक्ट करवाया था। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि हर आईआईटी 7 ईयर के बाद सेम एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। सिमिलर वे 2018 में आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस का एग्जाम कंडक्ट करवाया था। यदि हम इसमें 7 ऐड करते हैं, इन दैट केस वी गेट 2025 मीन्स 2025 में आईआईटी कानपुर अगेन जेईई एडवांस का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो पैटर्न डिकोड करने से पहले उसकी हिस्ट्री जानना बिल्कुल ज़रूरी है। कहीं ना कहीं 2025 का जेईई एडवांस का पैटर्न और एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है 2011 और 2018 से, और इस चीज़ को हम आने वाली आगे की स्लाइड्स में बिल्कुल डाटा के साथ एनालिसिस करेंगे। तो लास्ट ईयर की ट्रेंड को हम आगे डिस्कस करने के लिए हम हमारे मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट भीमसेन सर को बुलाते हैं। तो अभी तक हमने कंडक्टिंग बॉडी के बारे में जान लिया और बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है AIR वर्सेस परसेंटेज का क्या ट्रेंड जो है वो रहा है अभी तक। जेईई एडवांस के पिछले 15 सालों की पूरी जो हिस्ट्री है वो अभी आपके सामने हम लोग लेके आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं AIR-1 की बात करता हूँ। AIR-1 में अगर हम लोग देखेंगे काफ़ी हद तक चीज़ें कंसिस्टेंट जो है वो रही, बट यहाँ ड्रास्टिक जो है इम्प्रूवमेंट आपको इस साल AIR-1 के मार्क्स में दिखेगा। और मैं अगर एवरेज की बात करूँ तो 92.17 एवरेज परसेंटेज के साथ अभी तक AIR-1 जो है वो उसका जा रहा है। और ये भी हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे पैटर्न्स में ऐसी क्या खूबी रही थी इस बार जिससे कि बच्चे बहुत इजीली इस बार स्कोर कर पाए 2024 के अंदर, और कहीं ना कहीं जो है पैटर्न किस तरीके से अफेक्ट करते हैं वो भी हम आगे इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे उसके रिगार्डिंग। अगर मैं बात करता हूँ AIR-10 की तो 85% जो है एवरेज पे आपको AIR-10 जो है अभी तक पिछले 15 सालों का जो एनालिसिस है वो ये बता रहा है। AIR अंडर 100 की अगर मैं बात करता हूं तो एवरेज 75% जो है वो स्कोर जा रहा है। कहीं ना कहीं ये 2024 के अंदर इम्प्रूवमेंट था, और वो मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा वो इम्प्रूवमेंट में पैटर्न जो है उसकी भी भूमिका रही, और भी कई फैक्टर्स ने उसको इन्फ्लुएंस किया। उन हर फैक्टर्स पे अपन जो है 1 बाय 1 बात करेंगे और इस बार भी किस तरीके से चीज़ें जो है वो रहने वाली है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग जो कहानी है, हमने टोटल जो 23 IITs है उसको अगर हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कैटेगरी 1 जो हमारी ओल्ड IITs है, कैटेगरी 2 जो उसके बाद में बीच के स्लॉट्स में 2000 से 2010 के बीच में बनी है, और थर्ड IITs का जो स्लॉट है जिसमें न्यू IITs है। तो 5000 रैंक को अगर अपन बेंचमार्क मानते हैं कि टिल 5000 रैंक तक हमको जो है वो टॉप IITs के अंदर मतलब सीट्स हमको मिल जाती हैं, और जो न्यू IITs है वहाँ पे अपने को कोई भी ब्रांचेज 5000 रैंक में मिल जाती है। तो यहाँ अगर मैं 5000 रैंक का एनालिसिस देखूं तो आप ध्यान से इसको देखिए, 45% यहाँ एक इम्प्रूवमेंट है, 49, 47, 48, 40, 36 डाउन हो गया एकदम से, 57 एकदम से बढ़ा यहाँ पे, 43, 41, और अगर एवरेज की मैं यहाँ बात करता हूँ 44.31। लास्ट 15 ईयर का एवरेज ये कह रहा है कि अगर आपके 44% मार्क्स जेईई एडवांस में आते हैं तो आप अंडर 5000 रैंक में होते हैं। और अगर 2024 की भी मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे 47.77, यानी कि अगर 3% यहाँ इसमें एवरेज के मुकाबले है जो है वो स्कोर ज़्यादा रहा है। 10,000 रैंक की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे टिल 10,000 रैंक में तक का एनालिसिस जो हमारा है, उस 10,000 के एनालिसिस में यहाँ आप पाएंगे 37% के अंदर जो है कोई भी स्टूडेंट अगर एवरेज परफॉर्म कर रहा है तो वो ऑल इंडिया रैंक पे अंडर 10,000 रैंक के अंदर है। आईआईटी का एग्ज़ाम बार बार हम लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम टफ नहीं है, ये एग्ज़ाम स्ट्रेटजिकल है। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये एग्ज़ाम देने हम लोग जाते हैं तो यहाँ हम बहुत अच्छा जो है वो करने में कामयाब होंगे। और ये कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से आप लोगों को ये भरोसा दिलाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम
आप भी बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। किन चीज़ों की नीड होगी, कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है अगर एग्ज़ाम की स्ट्रेटजिकली तैयारी के साथ में एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमें फ़ायदा मिलने वाला है, वो आगे अपन इस पर कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। 2024 की भी मैं बात करूं तो यहाँ से 40.55% जो है, यानी वो 3% का जो गैप हमेशा चलता आया यहाँ से, वो मेंटेन रहा है। और लास्ट में आपको AIR के अंदर जो रैंकिंग आई थी उसके अंदर अगर आप एवरेज की बात करता हूं तो 27.39 और 2024 में 30.34, यानी इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो रैंकिंग में आप एडवांस की रैंकिंग में शामिल थे। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो बन जाता है, क्योंकि इस बार पेपर जो है वो IIT कानपुर बना रहा है। इससे पहले IIT कानपुर ने पेपर बनाया 2011 में एंड 2018 में। 2018 के राउंड के अगर हम लोग पेपर देखेंगे और आज भी अगर वो पेपर अपन लोग करते हैं, बहुत ही शानदार मतलब प्यारा पेपर जो है, जिसको करने के बाद में जो है वो आज भी वो हर सवाल रिलेवेंट सा नज़र आता है। इस तरीके का पेपर जो है वो IIT कानपुर की एक्सपर्ट टीम ने उस साल बनाया था। बार बार हम लोग इस बात पे जोर दे रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपर जो कॉन्सेप्चुअल पेपर है वो कहीं ना कहीं IIT कानपुर जो है वो डिज़ाइन करता है। और सिमिलरली इस साल भी 2025 में कानपुर की जो एक्सपर्ट टीम है, तो आपको बहुत अच्छे जो है वो यूनिक तरीके के क्वेश्चंस जो है वहां देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस टफ नहीं होंगे, लेकिन आपको उनमें सोचना पड़ेगा। क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपको ये फील होगा यार कि यहाँ से भी इस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि ये यूनिकनेस लाने के लिए जो है वो IIT कानपुर का जितनी भी हमने अभी तक स्टडी करी उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ें पाई हैं। अब 2018 के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ टॉपर ने 93.61 जो है वो परसेंटेज हासिल किए थे। बट अगर फिर आप यहाँ देखेंगे एकदम से जो है 10वीं रैंक तक आते आते 7% का आपको डिप नजर आ रहा है। और 5000 रैंक की बात करूं तो वही 43% जो है 44 आप यहाँ देख सकते हैं। एवरेज भी इस बात को पुख्ता कर रहा है। 2018 भी ये कह रहा है कि 44% के अंदर जो है वो आप ऑल इंडिया रैंक 5000 के अंदर जो है वो बड़ा इजीली आ जाएंगे। अंडर अगर मैं इसकी बात करूं अंडर 100 रैंक की तो 74% में जो है 2018 में अंडर 100 थी। और एवरेज भी इसी बात की हमको गवाही दे रहा है कि 75% में आप ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 में इजीली जो है वो स्टैंड कर जाएंगे। पैटर्न की वजह से यहाँ कट ऑफ में चेंजेस नजर आते हैं और वो हमको 2024 में नजर आया। तो ये एनालिसिस जो है इसको और आगे बढ़ाते हैं अपन इसी तरीके से। आगे एक्सपर्ट्स जो है हमारे साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के अभी जुड़ेंगे वीडियो में, तो वहाँ इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि 2018 में क्या क्या चीज़ें स्पेशल हुई, 2011 में पहली बार ऐसा क्या हुआ जिससे कि उस एग्ज़ाम के अंदर जो है IIT कानपुर ने क्या वहाँ अलग बनाया, 2024 के अंदर जो है वो क्या चीज़ें रही, क्या फैक्टर्स रहे जिससे कि वहाँ कट ऑफ में जो है वो आपको जो 3% 4% का जो चेंज नज़र आ रहा है वो क्यों उतना चेंज जो है वो 2024 में रहा। लास्ट 15 ईयर्स का परसेंटेज मार्क्स वर्सेस IIT JEE रैंक क्या रही, अगर इसको मैं ग्राफिकली समझने की कोशिश करता हूं तो वो सेम चीज़ों को मैंने जब ग्राफ्स की फॉर्म में ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो आप यहाँ देखेंगे कि जो टॉपर हमारा बच्चा है, एवरेज मार्क्स जब अपन ने यहाँ रखे 92.17%, 10वीं रैंक 85%, यहाँ अगर आपको डिप नज़र आएगा 7% के करीब का, फिर आपको 10% का डिप नज़र आएगा, फिर आपको यहाँ से अगर आप फिर देखेंगे फिर करीब 9% का डिप आपको नज़र आएगा, फिर आप देखेंगे यहाँ पे 64 से 59 आपको करीब 5% का डिप जो है वो यहाँ नज़र आएगा। और यहाँ से जो है यहाँ अगर आप जाएंगे 6% का डिप नज़र आएगा। लेकिन अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बात स्टार्ट होती है, एक एक नंबर एक एक सवाल कितना इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ से अब आप देखिए कंपटीशन का लेवल, 49.58 पे आप 3000 रैंक में हैं, 46.58 में आप 4000 रैंक पे पहुंच गए हैं, 44.31 पे आप 5000 रैंक पे पहुंच गए हैं। जस्ट 2% जो है यहाँ डाउन हुआ तो आपकी रैंक 1000 फिर नीचे हो गई है, फिर 2% का डिप है तो आपकी रैंक 1000 फिर नीचे हो गई है, और यहाँ 1% के डिप में फिर आप 1000 रैंक पीछे हो गए हैं, फिर से 1% के डिप पे फिर आप 1000 रैंक में पीछे हो गए हैं। ये वो स्लोट है, ये वो जोन है। यहाँ से अगर हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाते हैं, इस जोन में आना बहुत आसान है। और विथ PYQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों के जो पेपर्स हैं उनके थ्रू ये अपन बड़ा इजीली डिकोड कर सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें रहने वाली हैं। तो ये सीरीज जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं, कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम जो PYQs का इसमें हम करने वाले हैं, उसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि ये वाले चंक से आपको हम लोग इसमें शिफ्ट करने में कामयाब हों। हमारी एक्सपर्ट टीम लगातार
टिल जेईई एडवांस के एग्जाम तक आपके साथ बनी रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं। लास्ट 15 ईयर परसेंटेज मार्क्स वर्सेस आईटी जेईई रैंक 2024 के साथ में एवरेज को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ जो टॉपर के मार्क्स हैं, जो टॉप रैंक्स हैं, उनमें काफ़ी चेंजेस अपने को नज़र आए थे, देखने को मिल रहे हैं। और वो बड़ा इजीली आप ग्राफ के माध्यम से देख पाओगे। 92 से जो है टॉपर के मार्क्स 98 परसेंटेज जो है, 85 के मुकाबले 91, 75 के मुकाबले 83। लेकिन जैसे ही अपन ये 2000 वाला बैरियर जो है वो क्रॉस करेंगे तो कहीं ना कहीं मोर और लेस जो है आपको सिमिलर सा एनालिसिस जो है वो देखने को मिलेगा। 2 से 3%, 3%, 4% जो है वो यहाँ चेंजेज आपको नजर आएंगे। 49 एवरेज पे अभी तक 3000 रैंक थी, लेकिन 2024 में 53 जो है वो परसेंटेज मार्क्स पे अपने को 3000 रैंक जो है वो मिले। तो ये पूरा एनालिसिस बड़ा इजीली आप देख सकते हैं। अंडर 10,000 रैंक के लिए जो है, जहां हमको अभी तक का 15 सालों का एवरेज कह रहा है कि 37% में आपको आप यहाँ तक हैं, जबकि 2024 में ये स्लाइटली जो है यहाँ पे 3% का आपको चेंज नजर आ रहा होगा। इसी एनालिसिस की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। एग्जाम पैटर्न, अगर मैं जेईई एडवांस की बात करूँ तो किस तरीके का पैटर्न जो है वो रहने वाला है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी अपन पेपर अटेम्प्ट करने लगे तो क्योंकि पैटर्न की बहुत इंपॉर्टेंस है, बड़ा केयरफुली हमें इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना होता है और किस तरीके की नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है, कितना रिस्क उस क्वेश्चन में है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए जाना चाहिए। यहाँ अगर मैं अभी तक की जेईई एडवांस की बात करता हूँ, जो पैटर्न्स हमको देखने को मिले हैं, न्यूमेरिकल टाइप का अपने को जो है वो पैटर्न मिला है अभी तक, एमसीक्यू का पैटर्न है, मैट्रिक्स मैथ्स टाइप के यहाँ पे पैटर्न आए हैं, इंटीजर टाइप का, सिंगल करेक्ट, क्वेश्चन स्टेप एंड पैराग्राफ बेस्ड। इसमें क्वेश्चन स्टेम वाला जो टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी लेटेस्ट ऐड हुआ था। इसमें पैराग्राफ एंड न्यूमेरिकल्स को आपस में कोलैबोरेट कर दिया गया था, तो उसके बेसिस पे जो पैटर्न निकल के आया वो क्वेश्चन स्टेम था। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने बच्चों से भी बात की और अभी जब प्रैक्टिस के अंदर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चों के थ्रू जो हमको निकल के सामने आया, सबसे ज़्यादा जो मार्क्स में बच्चा क्वेश्चंस करने में बच्चा घबराता है वो मल्टीपल करेक्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हैं। बड़ा केयरफुली इन क्वेश्चंस को हमको करना होता है और क्योंकि इनमें अलग अलग तरीके की चीज़ें जो है वो मार्किंग स्कीम अभी तक रही है और उन्होंने जो है वो इन्फ्लुएंस भी किया है एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है उसको। तो एमसीक्यू वाली की प्रैक्टिस जो है वो हमारी पहले से प्रॉपरली, ये जो एमसीक्यू वाला पैटर्न है इसकी प्रैक्टिस हमको बड़ी प्रॉपरली जो है वो करनी होगी टिल फॉर जेईई एडवांस 2025। मैं इसी एनालिसिस को आगे बढ़ाता हूं एक बार 2024 के पैटर्न्स के साथ में। एग्जाम पैटर्न 2025 में किस तरीके का रहने वाला है, तो दो फैक्टर्स इसमें हैं। 2024 में क्या रहा, और क्योंकि पेपर जो है वो आईआईटी कानपुर बना रहा है तो कानपुर ने 2011 में एग्जाम लिया, 2018 में आईआईटी कानपुर ने पेपर बनाया, तो उनको भी अपन ध्यान में रखते हैं। प्लस तीसरा फैक्टर है कि कानपुर हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने के लिए जाना जाता है, तो ये भी हो सकता है कि हमको नए तरीके के पैटर्न्स भी यहाँ देखने को मिले। लेकिन क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पे हमारी मेहनत की हुई होगी तो कहीं पे भी उसमें चैलेंज नहीं है, बस केयरफुली हमें उनको रीड करना होगा और उसके साथ में थॉट के साथ में तुरंत अपने जो प्रोसेस है उसको सिंक्रोनाइज हमको करना पड़ेगा। 2011 की अगर मैं बात करता हूँ, 2011 में क्वेश्चंस जो पूछे गए थे 129 सवाल 1 to 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 480 मार्क्स का पेपर था। कोई नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू में नहीं थी इस साल, इंटीजर टाइप में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मैथ्स द कॉलम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अगर पीछे मैं आपको लेके जाऊं, इसको मैं रिलेवेंट अगर बनाता हूं तो 2011 में आप चेंजेस देखिएगा कि यहाँ 85 से 91% हुई है AIR 1 की रैंक, जो मार्क्स रिक्वायर्ड थे AIR 1 को। अंडर 100 का भी अगर आप देखेंगे 70 से 80%, 9% से 10% का यहाँ गैप आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहा है अंडर 100 में। कहीं ना कहीं वो पैटर्न है, वहाँ नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व नहीं है, बच्चों ने उन क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा। कट ऑफ में भी आपको वो नजर आएगा 38% में, जहाँ 2010 में 2010 में रहा, वो कहीं ना कहीं सीधा चेंज होके वापस से 47% जो है वो रैंक में आने के लिए रिक्वायर्ड हो गया। वो 10% का मार्जिन, 9% का मार्जिन आपको थ्रू आउट हर स्लैब में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यहाँ पे वापस से आता हूं 2018 के जो पैटर्न के ऊपर मैं बात करूं, यहां पे आप देखिए मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आए थे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस आए थे, कॉलम मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस यहां पे रहे थे।
मल्टीपल करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका आप वेटेज देखिएगा, 33% के वेटेज के साथ यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू की भी जो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो 44% न्यूमेरिकल वैल्यू है और कॉलम मैचिंग 22% है। बट यहाँ अगर अपन देखेंगे 108 क्वेश्चंस, 108 क्वेश्चंस, 360 मार्क्स का पेपर, और नेगेटिव मार्किंग पे आप गौर करिएगा, -2 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे एमसीक्यू में दी गई थी, -1 की नेगेटिव मार्किंग कॉलम मैचिंग में थी, और इसका जो इम्पैक्ट है वो हम लोग एक बार वापस से वहाँ देखते हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग इन्वॉल्व है, तो अब आप कंपेयर अगर करेंगे यहाँ से 47% यहाँ था जो क्वालिफाइंग का, वो 25% पे आ गया, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग -2 के साथ इंट्रोड्यूस जो है वो रही। और पेपर भी अगर 2018 का पेपर हम लोग देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पेपर जो है, प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल पेपर जिसको हम लोग कहेंगे। कैलकुलस, अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ, क्या शानदार कैलकुलस जो उस पेपर में पूछी गई थी, उनके सवाल आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं अगर हम उन क्वेश्चंस को करते हैं। वापिस आते हैं अपन अपनी इसी एनालिसिस में। अब 2024 के पैटर्न को देखते हैं। एग्जाम 2024 के अंदर किस तरीके के पैटर्न्स को फॉलो किया गया। मल्टीपल करेक्ट यहाँ रहे, लेकिन मल्टीपल करेक्ट जो है अब की बार 18% यहाँ पे कहीं ना कहीं, एमसीक्यू 33, यहाँ 18%। मैट्रिक्स मैच टाइप जो है वो 12%, इंटीजर टाइप में यहाँ इंक्रीमेंट जो है आपको देखने को मिल रहा है, और सिंगल करेक्ट 23। तो कहीं ना कहीं ये अगर आप देखेंगे कि सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप को अगर मिला लिया जाए तो ये पेपर का 70% वेटेज जो है अकेला ये 2 पोर्शन ही रख रहे थे। 102 क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए, 360 मार्क्स का एग्जाम था, -2 नेगेटिव मार्किंग थी एमसीक्यू के अंदर, -1 नेगेटिव मार्किंग थी मैच द कॉलम के अंदर। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग ने भी इंपैक्ट डाला, लेकिन नेगेटिव मार्किंग की बजाय अगर आप इधर देखेंगे 47 और 70% पेपर इस तरीके का था जो बच्चों ने बड़ा कंफर्टेबली जो है वो अटेम्प्ट करा, और उसका इम्पैक्ट जो है आपको स्कोर के अंदर भी डायरेक्टली हम लोग देख पाएंगे। 2024 में आप टॉपर के स्कोर में भी इंप्रूवमेंट देखेंगे, और यहाँ कट ऑफ के अंदर भी जो है आप कहीं ना कहीं रैंक के अंदर जो स्टूडेंट रहा है उसके अंदर भी हमको चेंज नजर आएगा। तो ये पैटर्न्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग किस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है और किस तरीके का जो है वहाँ पे पैटर्न जो लगाया गया है। तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ड्यूरिंग एग्जाम भी रखना होगा, और ये सारी बातें हमको PYQs बड़ा ब्यूटीफुली समझाने में कामयाब होते हैं कि किस तरीके के पैटर्न हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें किस मतलब कौन से कॉन्सेप्ट पे अभी तक IIT एक्सपर्ट्स का जो है वो ज़्यादा फोकस रहा है। आप पाएंगे कि जो अप्लाइड चैप्टर्स हैं उनके ऊपर जो है वो IIT का फोकस जो है वो ज़्यादा रहता है। इस सीरीज़ में मैं आगे बढ़ता हूँ। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, मैथ्स के एनालिसिस की अगर अपन बात करें, तो जो बातें अभी इन 15 साल के पेपरों से निकल के सामने आई, या 18 साल को 18 ईयर को हमने इंक्लूड किया है। 18 साल के अंदर जो है हमको कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, 35 क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से आए। या सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड नहीं है, या हमने उन चैप्टर्स को इंक्लूड किया है जिनसे मतलब ज़्यादा सवाल उनसे पूछे गए हैं। हालांकि ये कहना गलत होगा जेई एडवांस के लिए कि हम ये चैप्टर पढ़ लेते हैं या ये वाले चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, मल्टी कॉन्सेप्ट्स वहाँ इन्वॉल्व होते हैं। तो किसी भी सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि एक्स चैप्टर से वाई चैप्टर्स को लिंक कर दिया गया, तो अगर एक भी चैप्टर अपने को नहीं आएगा तो वहाँ हमको प्रॉब्लम जो है वो रहने वाली है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितनी हमारी स्ट्रांग होगी सब्जेक्ट को लेकर के, उतना हम लोग अच्छा जो है वो करने वाले हैं। अब अगर मैं आगे यहाँ बढ़ता हूँ, ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। 3D से 41 क्वेश्चंस, वेक्टर अलजेब्रा से 42 क्वेश्चंस, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कहीं ना कहीं ये 83 जो है वो क्वेश्चंस बन जाते हैं। कैलकुलस की अगर आगे अपन बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है जब भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होगी, कॉन्सेप्ट्स वाले पेपर की बात होगी, तो कैलकुलस वहाँ हावी होगा ही होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 42 क्वेश्चंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 51 क्वेश्चंस, और इनका अगर मैं आपस में ऐड कर दूं इन चैप्टर्स को तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं 93 क्वेश्चंस का जो है वो एक बकेट बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी की, 53 क्वेश्चंस, ऑब्वियस सी बात है ये पेपर में PNC और प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाते रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हुई है पेपर के अंदर
तब जो है वो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी बने हैं, क्वेश्चंस में थोड़ा सा जो है वो लेंदी टाइप के क्वेश्चंस भी बने हैं। तो यहाँ 49 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के भी पूछे गए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं, 53 क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक से मिलके पूछे गए हैं। ये वो सवाल हैं जिनमें अगर हमें प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो अपन इनको बड़ा इजीली जो है वो क्रैक कर पाएंगे। इंटीग्रल्स को भी अगर हम बात करें यहाँ आगे, तो 58 क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रल्स के हैं। तो पूरी कैलकुलस अगर अपन ऐड कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो कैलकुलस का पोर्शन है वो काफ़ी हाई वेटेज का हो जाता है। कोनिक सेक्शन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला जो है वो आईआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो आप कहीं ना कहीं ग्राफ्स के माध्यम से आपको अलग ही नज़र आ रहा है। तो ये वो पोर्शन है जिनमें अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है मैथ्स के अंदर, अगर कॉनिक सेक्शन बड़ा इजीली हम लोग उसको जो है वो बचे हुए रिमेनिंग टाइम में कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिहाज से हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसको आगे कंटिन्यू जो है इस सेशन को बढ़ाने के लिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मैं बुलाना चाहूँगा। सो थैंक यू बीन सर, आपने 2011 और 2018 का बहुत ज़बरदस्त आइडिया हमें करके दे दिया है, बिल्कुल पोस्टमार्टम करके दे दिया है। बट अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को देख चुके हैं और अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में यदि 2011 और 2018 के पेपर को हम बहुत बारीकी से स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट इन तीनों पार्ट में ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो सवाल पूछे थे आईआईटी कानपुर ने इन 2011 एंड 2018, वो सब के सब फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजर आती है, 2018 में सेम एंटायर केमिस्ट्री में सबसे अच्छे सवाल, सबसे कॉन्सेप्चुअल सवाल हमारे फिजिकल केमिस्ट्री से आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि 2025 का जो पैटर्न रहने वाला है उसमें लमसम तीनों पार्ट का ही ठीक ठाक वेटेज है, बट कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री अपना ज़्यादा वेटेज रखता है। तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री में 11th क्लास में हमारे पास 3 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स। इन तीनों चैप्टर को हमें बहुत ही बारीकी से, बड़े ही डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि हम थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज देखते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 42, जो हमसे लास्ट 18 ईयर में पूछे गए हैं। बट इस चैप्टर में हमें कहीं ना कहीं हमारी प्रीवियस चैप्टर का अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग देखने को मिलती है। जब हम तीनों चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे कि हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि केमिस्ट्री में हर एक कॉन्सेप्ट को आगे यूटिलाइज करके जेईई एडवांस अपने सवाल को बनाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें कहीं ना कहीं हमारे लास्ट के जो 3 चैप्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में आपको बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई करने की जरूरत है, क्योंकि 2025 का पेपर बना रहा है आईआईटी कानपुर। यदि हम केमिस्ट्री के सेकंड सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ मल्टी कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट। यदि हमने क्लास 11th में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, जिनका कि बड़ा ज़बरदस्त वेटेज रहता है, उनको हमें बड़े ध्यान से तैयार करना होगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज होते हैं 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों सुनो, यदि हमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के इवन 2024 के पेपर्स को भी देखेंगे तो इसी चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं। बट दीज चैप्टर आर द रेगुलेटर ऑफ द फैन, बट दिस 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक ए स्विच। सो पहले आपको बड़े ध्यान से स्विच को, 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पोर्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। 11th क्लास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी शुरुआत होती है पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। इन दोनों चैप्टर्स को जब बारीकी से हम लोग तैयार करते हैं तब जाके कहीं ना कहीं हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। यदि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको अच्छे से तैयार करना है तो सारे ब्लॉक्स को काफ़ी डेप्थ में पढ़ाई कीजिए। एनसीईआरटी की एक एक मैकेनिज्म को, एक एक रिएक्शन को बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। जब चारों ब्लॉक को आप अच्छे से तैयार करते हो तो उसका एप्लीकेशन पार्ट आपको देखने को मिलेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में। क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर को अच्छे से तैयार करने का मतलब है आपके ब्लॉक्स बिल्कुल रेडी हैं, और तब जाके कहीं ना कहीं आप इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि रिलेटिवली आपको कम लग रहे हैं, ये नंबर में कम है बट इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। वेटेज की सेंस में ये कहीं ना कहीं आपको पूरी इनऑर्गेनिक को रिवाइज करके बताते हैं। थैंक यू।
बच्चों जेईई एडवांस के पैटर्न के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। उसमें एक चीज और मेंशन थी कि पर सब्जेक्ट की कट ऑफ भी होती है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कट ऑफ भी पार हो, अच्छा स्कोर भी हो, लेकिन हमें लगे किसी न किसी अगर सब्जेक्ट में हमारा स्कोर कम जा रहा है, वो किसी भी हालत में हमारी पर सब्जेक्ट की कट ऑफ से कम नहीं जाना चाहिए। तो सारी बातें ध्यान रखेगी। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। देखो फिजिक्स में अब तक अगर 18 ईयर्स की बात करें तो न्यूक्लियर से भी क्वेश्चंस पूछे गए, ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए न्यूक्लियर से पूछे गए, वर्क पावर एनर्जी से पूछे गए, इलेक्ट्रिकल चार्ज से भी पूछे गए, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से 37 क्वेश्चंस हैं, वेव एंड साउंड से 39 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से 37 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 40 क्वेश्चंस हैं, थर्मोडायनामिक्स पे 45 है, रे ऑप्टिक्स से 56 है एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल से 61 क्वेश्चंस हैं। तो एक बड़ा हमें आइडिया तो लग गया, लेकिन देखो मेजर पार्ट आईआईटीज के हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो कोरिलेशंस वाले आते हैं। अरे क्वेश्चंस तो इलेक्ट्रो का है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वर्क पावर एनर्जी का पूछ लिया। अरे किसी चार्ज को हमने भगा के अपनी स्पीड पूछ ली तो काम में क्या आया, वर्क पावर एनर्जी। अरे चार्ज भी तो ऑसिलेट कर सकता है, काम में क्या आया, एसएचएम। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हमेशा ऐसे आते हैं जिनमें कोरिलेशंस होते हैं, तो कोरिलेशंस वाले क्वेश्चंस पे वर्क करना जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं बेटा याद रखो मैकेनिक्स हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अब की बार जो पेपर है वो आईआईटी कानपुर के हाथ में है। तो मैकेनिक्स जितना स्ट्रांग होगा उस पार्ट को अपन अपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इन पे अप्लाई कर पाएंगे। तो हमें 11वीं के टॉपिक्स पर भी ध्यान रखना है। जैसा इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल से आईआईटी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, वर्क पावर एनर्जी से क्वेश्चंस पूछती है, तो इन पर वर्क करना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आईआईटीज के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोरिलेशंस वाले आते हैं, मल्टीपल चैप्टर्स इन्वॉल्व होंगे, उन सब पर प्रैक्टिस करनी चाहिए और इन चैप्टर्स पर भी हमें फोकस रखना है। थैंक यू बच्चों।